लिखूं, मैं अपनी कहानी लिखूं। और फिर हमारे पापा मतलब डैडी की नौकरी की तलाश में निकले, भी नहीं थी बेटा, लाइट भी नहीं थी, तो मीठा पानी होता था, काफी दूर एक नलका होता था, तब मीठा पानी भरने हमारे पापा और नंद मामा, तो लालटेन में पढ़ाई होती थी बेटा हमारे। खाना वो कैसे बनता था? गैस तो होती नहीं होगी उस जमाने में, ये तो मक्खन वगैरह तो डेली बेसिस पे निकलता होगा आप लोगों को। डेली डेली निकालते थे, डेली खाते थे। छोटी पतली पतली किताबें होती थी जो वो हम पढ़ते थे। तो हमारी बहन को वो जैसे इंजेक्शन में लगाई 5-6 दिन बाद वो एकदम मतलब तड़प के खत्म हो गई। देर बारी जलती रहती थी, मैं चली निकल जाता था, आंखें बंद करके डर के हो गया। बिल्कुल। तो बस पैदल पैदल निकल जाता था, वो लग जाता था पौन घंटा करीब रहेगा था। तो आपको अपना बचपन का सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा लगता है? अगर आपको कोई बोले कि आपकी लाइफ में रिवर्स गियर लगे, आप जाना चाहोगे? सामने अपने बॉर्डर देखे, सब कुछ दिए, सब कुछ किया, बगैर बिजली और लालटेन पे पढ़ाई की, क्या नहीं किया। सही में सही तो है। मेरे पास अपना यहाँ सामने ऊपर देखो तो आज तो एक तारा नहीं दिखता, तार नहीं दिखता। तकरीबन 15 दिन पहले मैंने आपके साथ सिंधी लोगों की पार्टीशन के टाइम की कुछ स्टोरी शेयर करी थी। स्टोरी जो थी वो बहुत भावुक थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा टची थी। मेरे मौसा मौसी ने उसको नरेट किया था और अपने अपने इंसिडेंट्स को उन्होंने बताया था, किस तरह से और क्या क्या उन लोगों ने फेस किया और वो पार्टीशन में क्या क्या परेशानियों के साथ में पाकिस्तान से इंडिया आए। सो हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं मधुज जो दिल कहे, और मधुज जो दिल कहे के आज के एपिसोड में मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाली हूँ। जी हाँ, सिंधियों की पार्टीशन की कहानी। पार्टीशन की कहानी सिर्फ इंडिया आने पर ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद की स्ट्रगल्स, और इसके साथ साथ हम इसी कड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम ये भी जानेंगे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब जो जनरेशन पार्टीशन के टाइम पे 5 या 6 साल की थी या अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और उसके बाद हमारी जनरेशन, और हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, आगे आने वाली जनरेशन्स, उन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इंटरेस्ट भी रखेंगे बच्चे कि क्या हुआ था। ये उन लोगों की स्ट्रगल का नतीजा है कि आज मैं अपनी इस रॉकिंग चेयर पे आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। जी हाँ, ये उन लोगों की स्ट्रगल थी। तो उनकी स्ट्रगल को जानना नहीं चाहेंगे? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। मैंने फिर से मौसा मौसी से फ़ोन पे बात करी। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आजकल मुंबई में हूँ और मेरे मौसा मौसी दिल्ली में रहते हैं, तो वीडियो कॉल पे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ मैंने उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग लिया ताकि मैं उनकी कोई भी नरेशन को मिस ना कर सकूँ। शुरुआत करते हैं मेरी मासी के कहे से। जैसा मैंने आपको बताया था, मासी ने मुझे बताया कि नानी मतलब मेरी मम्मी और मेरी मासी और मेरी नानी वगैरह सब लोग इतने ज़्यादा उनको कष्ट नहीं हुए पार्टीशन में यहाँ वहाँ से यहाँ आने में, बिकॉज उनके नान के फैमिली जो थी वो काफ़ी वेल ऑफ थी और उनके काफ़ी कनेक्शंस थे, तो उस लिहाज से वो लोग बहुत कंफर्टेबली इंडिया में पहुँच गए थे और उन्होंने अजमेर में आके कैंप में वो सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए रहे थे। नाना जी उस टाइम पे जब पाकिस्तान में थे, लाड़काना में, तो वहाँ पर उन जॉब करते थे और क्योंकि यहाँ आना था तो उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। अब यहाँ आने के बाद एक बार दोबारा सर्च शुरू हो गई जॉब के लिए, और कैसे वक्त में जॉब, जब उनके ऑलरेडी कितने बच्चे हो चुके थे। एक मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, उनके बाद एक मेरे मामा और मेरी मासी, 3 बच्चे उनके ऑलरेडी हो चुके थे और 3 उनके इंडिया में होके आने के बाद हुए। चौथा होने वाला था पार्टीशन के टाइम में जब वो यहाँ पे आई, तो उस वक्त मेरे मामा जो थे, ही वॉज येट टू बी बॉर्न।
2-2.5 महीने कैंप में रहने के बाद अजमेर में मेरे नाना को जॉब अल्टीमेटली मिल गई। उनको एक बैंक में जॉब मिली, इंपीरियल बैंक। उस टाइम पर बैंक की नौकरी और दूसरा समझिए कोई इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इनको इतना ज़्यादा ओहदा माना जाता था, बड़ा, बहुत इज्जत होती थी इन लोगों की, बहुत रुतबा होता था। तो मेरे नाना भी बहुत मेहनती थे। इनिशियली उनको अहमदाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई इंपीरियल बैंक में, तो वो अजमेर से अहमदाबाद आ गए और साथ ही अपनी फैमिली को भी लेके आए। एक कमरे के मकान में, मासी बता रही थी कि एक कमरे के मकान में उन सब लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया। छोटा सा मकान था और परिवार अच्छा खासा था। 4 बच्चे हो चुके थे। मेरी नानी को चौथा बेटा, जो मतलब मेरे मामा थे, वो भी हो चुके थे। तो 4 बच्चे ऑलरेडी छोटे छोटे उनके साथ में थे। और एक ऐसा इरा जब कि लाइट भी नहीं होती थी। जी हाँ, लाइट नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर जगहों पे होती थी, जैसे दिल्ली में, या दिल्ली के भी कुछ पर्टिकुलर इलाकों में, हर जगह नहीं लाइट होती थी। और वहाँ खजूर के बहुत पेड़ थे। तो मासी बता रही थी, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, बचपन की जो यादें होती हैं ना, उनमें कुछ यादें जो होती हैं वो बहुत मीठी होती हैं। और उन मीठी याद में मासी के मुंह से निकल ही गया कि वहाँ पर खजूर के पेड़ होते थे। तो वहाँ से हम तोड़ तोड़ के न सिर्फ खजूर लाते थे, पर खजूर के जो तने होते थे ना, वो भी तोड़ के लाते थे और उन तनों से बनाते थे पंखे। जी हाँ, गर्मी तो होती ही थी ना तभी, तो कैसे करे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फैंस नहीं है, तो ये हाथ से झलने वाले जो फैंस होते थे, ये खजूर के तनों से घर में बनाए जाते थे और उन फैन से हवा की जाती थी। दोस्तों, ये वो युग था जब गैस नहीं थी। जी हाँ, अभी तो हम लोगों को एक सिलेंडर मंगवाने में भी ना मौत आती है। लगता है कि ओहो, सिलेंडर ऑर्डर करना पड़ेगा यार, पाइपलाइन होनी चाहिए जो कि सीधा पाइप से आपके घर में टड़क एक बटन खोला और आ जाती है। उस टाइम पर अंगीठियां जला करती थी। अंगीठी में खाना बनाया जाता था। सुबह से लेके जो घर की औरतें होती थी, उनके पास अम्पटीन काम होते थे। जो लोग काम पे जाते थे, आदमी लोग, उनके पास भी बहुत सारे काम होते थे और औरतों के पास भी बहुत सारे काम होते थे। सुबह उठने के साथ आप सोचिए, इतना बड़ा परिवार जिसमें 4 बच्चे भी हैं, एक आदमी है, एक औरत है, संभालना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, और बहुत बेसिक प्रोविजंस के साथ। जहां आपके पास बिजली नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक किचन गैजेट्स हैं, आपकी मिक्सी में फटाफट से टमाटो प्यूरी नहीं बन जाएगी, या आपका दूध शेक नहीं हो जाएगा, ना आपके पास फ्रिज है, ना कुछ है। ऐसे में कैसे वो लोग जिंदगी अपनी जीते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में भी जब मैं मासी से बात कर रही थी, उनको इस चीज का कोई गम नहीं था कि उस दौरान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। उनके लिए वो मेमोरीज अपनी बचपन की बहुत प्यारी हैं आज की डेट में भी। चाहे उस टाइम पे बिजली नहीं थी, चाहे उस टाइम पे पानी लेने के लिए आधा आधा घंटा दूर आपको बाल्टियां लेके सुबह को जाना पड़ता था। तो मासी बता रही थी कि जैसे जैसे नॉट इवन इन अहमदाबाद, उसके बाद भी जैसे मेरे नाना की पोस्टिंग हुई जयपुर में, तो तब भी उनके घरों में जो था इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। लेकिन हाँ, वो बाई बता रही थी कि एक बहुत अच्छी बाई उनको मिल गई थी, ओल्ड लेडी थी। तो ये झाड़ू पोछा, बर्तन और ऐसे वाले जो काम होते थे वो उनकी बाई करके जाती थी, केवल 4 रुपए में। जी हाँ, मैंने आपको पिछले एपिसोड में नाना की सैलरी बताई थी। तकरीबन 70-80 रुपए करीब उनकी सैलरी होती थी और किराया देते थे 6 रुपए मकान का। बहुत टफ लाइफ थी दोस्तों, बट फिर भी मासी के मुंह से जो था ना, सिर्फ अच्छा अच्छा ही सुनने को मिला। खेतों में उनके बचपन की यादों में कि हम जब छोटे थे तो हमें गुड्डे गुड़ियों के खेलने बहुत पसंद थे। मुझे भी पसंद थे, मैं अपनी स्टोरी भी अलग से सुनाऊंगी। खेतों में पीछे जाकर और गुड्डे गुड़ियों के खेल खेला करते थे। टॉयलेट्स, मैंने उनसे स्पेशली पूछा क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ही साइको हूँ इस मामले में, या ओसिडिक हूँ आप कह सकते हो।
तो मैंने पूछा, मैंने कहा टॉयलेट्स का क्या प्रोविजन था? तो उन्होंने कहा कि कच्चे टॉयलेट होते थे, जैसे दो ईंटों के बीच में ऐसे थोड़ा सा बना दिया गया, कच्चा सा सीमेंट डाल के थोड़ा सा, और उसके पीछे जो होता था होल होता था, और होल से वो पीछे एक गड्ढा सा होता था, वहाँ पर वो सारा जो कचरा है वो कलेक्ट होता था, और जो भी स्वीपर्स आती थी या स्वीपर आते थे वो वहाँ से वो इकट्ठा करके जाते थे। सोचिए, जो लोग उस दौरान में टॉयलेट्स को यूज़ करते थे, ऐसे टॉयलेट्स को, और जो उससे भी ज़्यादा जो बाहर जो स्वीपर्स थे जो उस मेस को कलेक्ट करते थे। चलिए, इंपीरियल बैंक में नाना नौकरी करते थे। इंपीरियल बैंक गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 तक वो इंपीरियल बैंक चल रहा था और 1955 में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। और मेरे नाना जी जो थे वो बहुत मेहनती थे और बहुत ही हम्बल इंसान थे, तो वो धीरे धीरे करके अपनी जॉब में अपने प्रगति करते गए। उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए बैंक के, और फाइनली वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचे। अलग अलग जगह पोस्टिंग, बहुत जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ, बॉम्बे भी हुआ, अबू भी हुआ, और मासी बता रही थी एक सिवरी करके जगह थी बीच में, वहाँ भी हुआ। और इस दौरान में ही सब बच्चे, उनके दो और बच्चे हुए जो मेरे सबसे छोटे मामा, और उनके बाद भी एक छोटी उनकी बेटी हुई जिनके साथ ट्रेजेडी हुई, जो मैं अभी आपको कुछ समय में बताऊंगी। उस टाइम पर 10th पास बहुत होता था। अभी तो भाई हम लोग MBA कर लें और जो भी कर ले तो भी हम कम पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम कुछ और करें। आज की जनरेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मेरी मम्मी और मेरी मासी के टाइम पे लड़कियों का 10th एजुकेशन जो था उसको मैट्रिक पास कहते थे, वो बहुत माना जाता था। और उसके बाद जनरली फैमिलीज जो होती थी वो इतना सोचती नहीं थी कि इसके बियॉन्ड भी लड़कियों को पढ़ाना है। एंड विद मेरे नाना का ट्रांसफरेबल जॉब, उनकी जो एजुकेशन थी वो बार बार बीच में डिस्टर्ब होती रहती थी। अबू में आने के बाद, अबू में मासी ने बताया कि जो उनकी वो छोटी बहन थी जिसका नाम था आशा, एक बार वो बाहर ऐसे डॉगीज के साथ खेल रही थी तो कुत्ते ने उसको काट लिया। और जब कुत्ते ने काटा तो ऑल्दो इंजेक्शंस लगवाए गए, वो 14 इंजेक्शन लगा करते थे जैसे हम सबको मालूम है। तो लेकिन क्योंकि उस टाइम पे देखिए फ्रिज नहीं होते थे, डॉक्टर्स के पास में फ्रिज हुआ करते थे, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन रही जिसमें कि उनका जो इंजेक्शन था, नाना उनको लेके जा रहे थे तो मासी ने बताया कि काफ़ी सारे इंजेक्शन लग चुके थे, एंड वन पर्टिकुलर इंजेक्शन में उसको, वो इंजेक्शन जो था वो उनको रिएक्ट कर गया। तो उस रिएक्शन की वजह से जो मेरे नाना नानी थे, मेरी मासी, इन लोगों ने अपनी छोटी बहन को खो दिया। तो ये कहानी तो थी मासी की ज़बानी। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। उनके साथ तो मेरी 1 घंटे तक बात होती रही और मैं बहुत इंजॉय करती रही उनकी बातें। मौसा जी की कहानी मैंने उनसे भी पूछी। मैंने कहा आपके साथ क्या हुआ? तो जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मौसा जी दिल्ली में ही सेटल हो गए थे, और इनिशियली वो लोग कैंप में थे, जो कि एक मिलिट्री कैंप की तरह बहुत साल, 2-2.5 साल तो वो लोग वहीं पे रहे थे कैंप में। और इनफैक्ट उनके जो बड़े भाई थे वो उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो उनकी तो शादी भी कैंप में ही हो गई थी रहते हुए। मतलब जो लड़की थी वो भी कैंप में रह रही थी, वो भी कैंप में रह रहे थे, तो वहीं के वहीं पर उनकी शादी भी हो गई। और साथ ही साथ फिर लाजपत नगर में इन लोगों ने ये मकान जो था जो खरीदा, इन्होंने, मैंने बताया ना इनको कॉम्पेंसेशन में नहीं मिला था, तो इन्होंने जो खरीदा मकान, इधर से उधर से पैसे इकट्ठे करके उस मकान में पहले इनिशियली सिर्फ 4 दीवारें खड़ी की गई, वो भी आपस में बहुत सारे भाई बहन। और मौसा जी बताते हैं कि वो बहुत छोटे से थे, मुश्किल से 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थे, और उनका जो स्कूल होता था वो लाजपत नगर से बहुत दूर पे, समझिए लोधी रोड के आसपास कहीं पे। तो लाजपत नगर से लोधी रोड में कोई कन्वेंस नहीं था। हाँ, कोई उनके पास साइकिल नहीं थी, कोई स्कूल की बस नहीं थी,
वो पैदल जाया करते थे और अकेले। एंड ही सेड कि उस टाइम पे सारा बंजर होता था और जिस रास्ते से वो जाते थे वहाँ बीच में एक शमशान घाट भी आता था और उनको बहुत स्केरी लगता था एज अ चाइल्ड, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। किसी तरह से डरते डरते वो इस एरिया से निकल के जाते थे। और आप यकीन मानेंगे कितना टाइम उनको लगता होगा पैदल चल के जाने में? ज़रा आप चलिए अंदाज़ा लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे कि कितना टाइम आपको लगता है कि उनको लगता होगा। पता है 40 मिनट से ऑलमोस्ट 1 घंटा उनको लगता था लाजपत नगर से लोधी रोड से आगे जाके अपने स्कूल जाने में। इतना समय लगता था एक साइड में जाने में, मतलब 2 घंटे तो उनके पैदल वॉक होता था। आप सोच के देखिए उस टाइम पे लोग कितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे। एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी अच्छी हेल्थ, टचवुड मैं कहती हूँ, भगवान करे उनको आगे भी बहुत अच्छी हेल्थ रहे। ये जो नींव पड़ी है ना उन लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज की, ये उनको आज भी एक्टिव रखे हुए है। आज की जनरेशन पैदा होते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, कंप्यूटर गेम्स ये सब हाथ में आती हैं। बाहर की फिजिकल एक्टिविटीज आज की डेट में बच्चे भूल गए हैं। इन लोग जो लोग बड़े थे, अब जैसे मौसा जी छोटे थे, वो स्कूल जाया करते थे तो वो 2 घंटे पैदल चल के आना और जाना, सिर्फ स्कूलिंग, और उसके बाद जो घर में, और घर में जो उनके बड़े थे वो लोग भी आटा गेहूं पिसवाना है, उसके लिए भी फ्रॉम हेयर टू चांदनी चौक एरिया, ओल्ड दिल्ली साइड में जाके या भोगल साइड में जाके, जो काफ़ी दूर होता था, वहाँ जाकर वो आटा गेहूं पिसवाते थे। और भरा पूरा परिवार था भाई, 5-6 भाई बहन आपस में, और माँ बाप सब बड़े बुजुर्ग सब घर में। तो इतने लोगों का अनाज इकट्ठा करना कोई अभी की तरह नहीं है। स्विगी, ब्लिंकिट, अमेज़न, ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर किया और घर में सामान आ गया। जी नहीं, घर के बाहर रोड्स कच्चे होते थे, और जैसे मैंने मासी का बताया ऐसे ही मौसा जी के भी इनिशियली कच्चे टॉयलेट थे। मैंने उनसे पूछा आप लोग एंटरटेनमेंट वगैरह क्या होता था आपका? मतलब एक रूटीन था, जब लाइट्स नहीं होती थी तो ऑब्वियसली शाम को अंधेरा होने से पहले खाना भी पक जाएगा। तो वो वही बता रहे थे, कहते हाँ हमारी बड़ी भाभियाँ होती थी, हमारी मम्मी होती थी, ये सब मिलके शाम के 4 बजे अंगीठी जल जाती थी। सुबह को भी अंगीठी जल गई और उस पे देगचियाँ चढ़ गई और सबके लिए खाना पक रहा है, घंटों तक खाना ही पक रहा है। हाँ, एक आध कोई स्टोव रखते थे जिसपे कि कुछ जैसे चाय बनानी है या दूध बॉईल करना है, और उससे हट के सारा खाना जो है सिगड़ियों पे, कच्चे कोयले की सिगड़ियों पे खाना बनाया जाता था। इस तरीके से काम होते थे दोस्तों। शाम को 4 बजे से लेके खाना बनना शुरू हो जाता था। मसाले हाथ से पीसे जाते थे और खराब होने का डर, कोई फ्रिज तो था नहीं। अभी तो हम क्या करते हैं, इतना छोटा सा भी मसाले का पैकेट मंगाते हैं तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, अरे बाहर मॉइस्चर है खराब हो जाएगा। उस टाइम पे कोई फ्रिज होते थे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फ्रिज कहाँ से होगा? फ्रिज तो बहुत दूर की बात है। कैसे वो लोग अपने मसालों को हाथ से पीस के, और क्या स्वाद होता था खाने में, ये तो आप मुझसे पूछिए। स्वाद तो मुझे भी याद है, क्योंकि जब मैं अपनी जनरेशन की कहानी आपको सुनाऊंगी तो उसमें वो सारे स्वाद भी बताऊंगी, है ना। तो मौसा जी ने एंटरटेनमेंट के ऊपर, चलिए एंटरटेनमेंट की बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि एंटरटेनमेंट से कैसे करते थे। ही सेड कि बेटा हम लोग एक सिनेमा हॉल होता था ओल्ड दिल्ली में, लिबर्टी। मैंने कहा जी हाँ, लिबर्टी तो हमारे टाइम में भी रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ लिबर्टी। कहते लिबर्टी सिनेमा हॉल में हम लोग लाजपत नगर से सारी फैमिली टोंगे में बैठती थी। टोंगा में बैठकर सब लोग जाया करते थे पिक्चर देखने के लिए। और कितनी देर लगती थी? जी हाँ, टुक 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 1 घंटा पिक्चर हॉल में पहुंचने में। लाजपत नगर, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप खुद जानते होंगे, लाजपत नगर से आपको जाना है
चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली एरिया में, तो आपको कितना समय लगेगा अगर आप एक टोंगे में बैठ के जाएंगे? जी हाँ, 1 घंटा टोंगे में पूरी फैमिली बैठ के, 2 टांगे करती थी टोंगे, और उनमें बैठ के वो लोग पिक्चर देखने जा रहे थे। सिमिलरली ट्रेन, अगर ट्रेन में आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे? ट्रेन रेलवे स्टेशन होते थे। अब मैंने यही पूछा, मैंने कहा अगर आपको ट्रेन में पकड़नी है तो कैसे? कहते टोंगे में जाते थे, 1-1 घंटा पहले निकलते थे टोंगे में। और तब ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था, निज़ामुद्दीन जो था वो एक लोकल स्टेशन होता था। और कहाँ बता रहे थे, ये जो सारी ये चलती थी, ये हाँ लाल किला के पास कोई स्टेशन होता था, वहां से जाती थी ट्रेनें जो चलती थी। उन्होंने भी अपना एजुकेशन बेसिक 10th तक का यहाँ से किया। तब 10th होता था, 11th और 12th नहीं होता था। 11th 12th हमारे टाइम में आके शुरू हुए थे। इनफैक्ट हमसे पहले 11th शुरू हो चुका था, हमारे आने के बाद 12th स्टैंडर्ड शुरू हो गया था, जो अभी तक भी 12th तक चल रहा है। तो 10th पास करने के बाद उनका हो गया भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, और वो इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ चले गए। वहाँ से वाराणसी में उनकी पोस्टिंग हो गई रेलवेज में। रेलवे का लोकोमोटिव फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ पे। वहाँ तो हम भी विजिट किए हुए हैं जब मौसा जी वहाँ काम करते थे। तो है, मैंने दोनों से पूछा, मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप लोगों को एक मौका दिया जाए कि आपकी लाइफ में रिवर्स गियर लग रहा है, तो आप उस रिवर्स गियर में कहाँ जाकर रुकना चाहोगे? कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जिस पे आप रुकना चाहोगे? तो मेरी मासी के पास तो बहुत सारे मोमेंट्स थे। वो तो बड़ी खुश थी अपने बचपन में जाने में। कहती मेरी तो ऐश थी, तेरी मम्मी सारा काम करती थी, मेरे को तो कोई किचन में भी काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि मेरी मम्मी बड़ी थी। कहती वो तो बड़ा आराम से, मेरे तो बचपन बड़ा अच्छा गया, और मैं जाना चाहूंगी वो खेतों में गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलने के लिए। तो उन्होंने तो अपनी रिवर्स गियर स्टॉप करी जाके खेतों में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने पे। और मौसा जी से पूछा तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी थी, तो उन्होंने बोला अगर मेरे से पूछोगे तो मैं अपनी रिवर्स गियर लगाऊंगा भोपाल में जाके, जहां मैंने कॉलेज लाइफ में आने के बाद लाइफ को धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू किया, और उसके बाद वाराणसी में जहां मैंने जॉब करना शुरू किया एंड आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और मैंने लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल करना सीखा। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय मौसा एंड मौसी। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, उनसे मैंने 1.5 घंटा बात की है, 2 दिन लगा के। थैंक यू मौसा मौसी, मैं समझ सकती हूँ 1 घंटा कंटिन्यूसली बोलते रहना या 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बोलते रहना में कितना गले पे स्ट्रेस लगता है, और वो भी किस उम्र में, 80+ की उम्र में। बट दे वर सो एक्साइटेड टू शेयर ऑल देयर मोमेंट्स विद मी। थैंक यू मौसा मौसी वंस अगेन। आपकी ये प्यारी सी जर्नी आगे भी बहुत प्यारी रहे, और ऐसी छोटी छोटी सी इंसिडेंट्स बीच में जब आपको याद आए तो आप मुझसे शेयर करना। मैं आप सब लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ उनकी वो प्यारी सी मीठी मीठी सी जो यादें हैं वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने आपको मेरे से पिछली जनरेशन का एक, जैसे कहते हैं ना, एक, इसको मैं ट्रेलर ही कहूँगी, मैं इसको पूरी पिक्चर नहीं कहूँगी, एक ट्रेलर ही दिया है आपको, बड़ा सा ट्रेलर। अब शुरू होगी इसके बाद हमारे जनरेशन की जर्नी। यस, अगर आपके पास हमारे कुछ और लोग हैं बड़े हमसे पिछली जनरेशन के, जिनके पास कुछ यादें हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। मैंने वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल ID भी दे रही हूँ। जो लोग चाहें वो मुझसे मेल पर कनेक्ट कर सकते हैं, या मुझे मेल ID पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, तो मैं उनको फ़ोन पर बात करके उनसे कनेक्ट करूँगी। तो दोस्तों, जर्नी अभी बाकी है। पार्टीशन के बाद सिंधी लोगों की जर्नी, और सिंधियों के बाद उनकी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट जनरेशन की जर्नी, ये मैं आपसे आने वाले एपिसोड में शेयर करने वाली हूँ। आने वाले एपिसोड में मेरी यादें होंगी, जो मेरी बचपन की यादें, मैंने अपना बचपन कैसे गुजारा, क्या क्या होता था उस दौरान में, क्या होता था, कैसे कैसे वक्त बदला है,
कैसे कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन या डिकेड आफ्टर डिकेड आई शुड से कि हम लोग एडवांस्ड होते गए हैं। उस एडवांसमेंट में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जुड़े रहिए मधुज जो दिल कहे के साथ। और हाँ, आप मेरे दूसरे चैनल को तो जानते ही हैं, मधुज फूड फन हेल्थ। वहाँ मैं बीच बीच में आपके साथ में रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ और सिंधी रेसिपीज जो मेरी फेवरेट है दिल से शेयर करती हूँ। बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी कुछ और बातें लेकर।